तो हमने इससे पहले सोशियो पॉलिटिकल बैकग्राउंड जो है वो हम पढ़ रहे थे। सोशियो पॉलिटिकल बैकग्राउंड में हमने पोइट्स का जो है और चंद इवेंट्स को हमने देखा किस तरह साइड बाय साइड फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था, किस तरह इंडिपेंडेंस हुई, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुई और एक वो सेपरेट जो है वो रिपब्लिक बन गया और फ्रेंच रिपब्लिक स्टार्ट हुई। किस तरह फिर हमने पोइट्स को भी डिवाइड किया है, पोइट्री की लिबरेशन भी हमने उस पर बात की, मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिक जो मूवमेंट है उसकी हमने बात की, और फर्स्ट जनरेशन जो है वो रोमांटिक मूवमेंट्स की और सेकंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक मूवमेंट्स में हमने उनको डिवाइड किया है। तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि प्रोज और नॉवल रोमांटिक एज में उनकी क्या कंडीशन है। So the prose writers of the Romantic Revival also broke with their immediate predecessors. बिल्कुल जिस तरह से पोएट्स ने अपने प्रेडिसेसर से, अपने प्रीवियस एज के जो रूल रेगुलेशन है वहां से पोएट्री को इमेंसिपेट किया था, पोएट्स को इमेंसिपेट किया ताकि वो अपनी मर्जी से सब्जेक्ट ले सके, अपनी मर्जी की फॉर्म ले सके, अपनी मर्जी कर सके। बिल्कुल इसी तरह जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में आम आदमी को पावर दी गई, उसको मर्जी की जिंदगी ताकि वो गुजार सके, इस तरह अमेरिकन जो है उन्होंने अपनी आज़ादी ली ब्रिटिश से। तो बिल्कुल बिल्कुल सेम सतह के ऊपर जो है प्रोज राइटर ने भी अपने इमीडिएट प्रेडिसेसर जो है उनके नजरियात को डिस्कार्ड किया और देयर शॉर्टर एंड द लाइटर स्टाइल ऑफ 18th सेंचुरी जो है उसको उसको रहने दिया, बल्कि दे रिवर्टेड टू द ponderous flowery and the poetical prose of the Renaissance and Sir Thomas Browne as we found in the works of the Lamb and De Quincey. तो हम जो इन लोगों के काम में हम देख सकते हैं, ये इन्होंने भी वही जो फ्लावरी और जो पोइटिकल प्रोज थी जो उस जमाने की एलिजाबेथन टाइम की हुआ करती थी, इन्होंने भी अपने मास्टर जो है ना वो एलिजाबेथन को बुलाया। वो जो सिंपल आर्गुमेंटेटिव और वो जो रॉयल सोसाइटी कहती थी कि ऐसी ऐसी चीजें होनी चाहिए ताकि जो है वो कम्युनिकेशन अच्छे से होना चाहिए, वो वाली सारी प्रिंसिपल जो है इन्होंने डिस्कार्ड कर दी। So Wordsworth, Coleridge, Shelley, Lamb, Hazlitt, Leigh Hunt, and De Quincey opened up new avenues in the study of the literature and gradually prepared the way for the understanding of the new type of the literature which was being produced. क्योंकि वर्ड्सवर्थ और कॉलेज ने प्रोज पे भी काम किया है, शैली, लैम और हैजलिट और ले हंट और डी क्विंसी हम इनको कह सकते हैं, ये ग्रुप है जो प्रोज कर रहा था। As the Romantic Age was characterized by the excess of emotions, it produced a new type of novel, which seems rather hysterical now, but which was immensely popular among the multitude of the readers whose nerves were somewhat excited and who rejoiced in extravagant stories of supernatural terror. तो नॉवल के भी हमारे पास एक नई फॉर्म आ जाते हैं जिसे सुपरनैचुरल टेरर का नॉवल कहते हैं और इसको गॉथिक नॉवल भी हम कहते हैं। तो नॉवल में भी इनोवेशन आ रही थी, रोमांटिक नॉवल भी लिखे गए और खासतौर पे जो न्यू टाइप आई थी नॉवल के अंदर वो गॉथिक नॉवल, जहाँ एक्सेसिव इमोशन था और सुपरनैचुरल जो एलिमेंट्स इन्वॉल्व। प्रोज राइटर जो है अपने पोएटिक राइटर और प्रोज राइटर के ओवरलैप भी हो रहे हैं और बिल्कुल जिस तरह पोएट्री ने अपने आप को एमेंसिपेट किया फ्रॉम रूल्स रेगुलेशन और प्रिंसिपल्स से, इसी तरह प्रोज राइटर ने भी खुद को आजाद किया और नॉवल में नए एक्सपेरिमेंट हुए। सो इस एज में क्या हालात थे? दिस इज द एज ऑफ द पोएट्री। मिसेस एन रेडक्लिफ वाज द वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल राइटर्स ऑफ द स्कूल ऑफ एग्जैजरेटेड रोमांसेस। एक बड़ा नाम हमारे पास आता है मिसेस एन रेडक्लिफ, जिन्होंने गॉथिक नॉवल लिखे, जिन्होंने जो एग्जैजरेटेड फॉर्म ऑफ जो हॉरर वाले नॉवल हैं वो लिखे हैं इन्होंने। सर वाल्टर स्कॉट regaled the readers by his historical romances इन्होंने लिखी हैं और जेन आस्टन however यहाँ रोमांसेस से मतलब वो वाली रोमांसेस नहीं है, यकीनन ये नॉवल में जो रोमांस की टाइप है उसको ले रहे हैं। Jane Austen, however, presents a marked contrast to these extravagant stories by her enduring work in which we find charming description of the everyday life as in the poetry of the Wordsworth. और बहुत बड़ी नॉवेलिस्ट हमारे सामने आती हैं जेन ऑस्टन। Whereas the classical age was the age of prose, the romantic age was the age of poetry. लास्ट एज में अगर प्रोज डोमिनेट थी तो दोबारा से हम देखते हैं कि यहाँ पे, और एलिजाबेथन टाइम पे अगर ड्रामा डोमिनेट था, तो इस एज में आके हम देखते हैं कि सबसे जो डोमिनेट जॉनरा है पोइट्री का जॉनरा।
क्लासिकल एज में क्या था? वेयर एज द क्लासिकल एज वाज द एज ऑफ प्रोज, द रोमांटिक एज वाज द एज ऑफ पोइट्री व्हिच वाज द प्रॉपर मीडियम फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस एंड इमेजिनेटिव सेंसिबिलिटी ऑफ द आर्टिस्ट। क्योंकि इमेजिनेशन, इमोशन और जो है वो एक्सपेरिमेंट करते थे राइटर जो है वो एक्सप्रेशन का, तो उसके लिए सबसे बेस्ट मीडियम जो है वो पोइट्री बनती है। द ग्लोरी ऑफ द एज इज द पोइट्री ऑफ द वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, स्कॉट, बायरन, शेली एंड कीट्स। तो काफी सारे नाम हैं जो पोइट्री कर रहे थे, बड़े बड़े नाम। इन फैक्ट पोइट्री वाज सो पॉपुलर दैट साउथी, रॉबर्ट साउथी जो है, had to write in verse in order to earn money what he otherwise would have written in prose। साउथी जो है, रॉबर्ट साउथी, वो प्रोज में ही काम करना चाहते थे और प्रोज को ही प्रीफर करते हैं, लेकिन उन्हें भी पैसे कमाने के लिए वर्स में ही लिखना पड़ा। सर्वाइवल क्योंकि वो यही था, क्योंकि एज जो है वो एज का जो डोमिनेट जॉनरा था वो पोइट्री था। और ये जो हमारा जो है सोशियो पॉलिटिकल जो हमने बैकग्राउंड है उसकी स्टडी की है। चलें एक रिव्यू हो जाए। तो रिव्यू मेरे ख्याल में पीछे जाने की बजाय बहुत पीछे से ही आगे आते हैं। रोमांटिक एज, सोशियो पॉलिटिकल लिटरेरी बैकग्राउंड को हमने समझने की कोशिश की आज के लेक्चर के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बैकग्राउंड, आप अंडरस्टैंड करने से आपको बहुत सी बातें वो समझ में आ सकती हैं, क्योंकि एक ब्रॉडर पैनोरामिक, एक लार्जर पिक्चर आप जब देखेंगे तो उसमें चीजें फिट होके अंडरस्टैंडेबल हो जाती हैं। मोस्ट फ्रूटफुल पीरियड है, सबसे पहली बात हमने ये की बड़े बड़े राइटर्स इसमें हमारे सामने आते हैं, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, बायरन, शेली, कीट्स, इस पीरियड से बिलोंग करते हैं ये सारे बड़े नाम। मैनिफेस्टो ऑफ द मोमेंट जो है लिरिकल बैलेट का प्रेफेस डिक्लेयर किया जाता है, जहां पे प्रिंसिपल्स, ऑब्जेक्टिव्स और डेफिनेशन एंड व्हाट इज दिस काइंड ऑफ द न्यू पोएट्री इज, Wordsworth explained all these things in that preface so that later on the critics called that the manifesto of the romantic moment। उसके बाद हमने क्या स्टडी किया जी कि जिन बातों की बातें की गई हैं मैनिफेस्टो के अंदर वो है सिंप्लिसिटी, नेचुरलनेस और कॉमन मैन की रिफ्लेक्शन है। और इसमें खास तौर पे वाज़ेह किया वर्ड्सवर्थ ने कि लैंग्वेज ऑफ द कॉमन मैन अब एज ए मीडियम यूज की जाएगी और आर्टिफिशियलिटी और फॉर्मल जो स्टाइल वगैरह उसको छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद हमने लाइंस रिटन फ्यू माइल्स अबव द टेंटन एबी से कुछ एग्जांपल लिए कि क्या मूड था आथर का। और फिर इमेंसिपेशन ऑफ द पोएट्स एंड द नेशंस, हमने कहा कि साइड बाय साइड चल रहे थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन में आम आदमी इमेंसिपेट हो रहा था, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में कंट्रीज इमेंसिपेट हो रही थी, और तो साथ साथ पोएट्री में या आर्ट के अंदर, लिटरेचर के अंदर वर्ड्सवर्थ इमेंसिपेट कर रहा था पोएट्स को। फिर हमने समझा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन वो कब हुआ, उसके साथ हम जो है वो इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन अमेरिका की कब होती है, 4 जुलाई 1776 है, और रेवोल्यूशन जो स्टार्ट होता है वो मई 1789 है। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। और 1792 के अंदर फर्स्ट फ्रेंच रिपब्लिक बनती है, और लुई 16 को कब बी हेड किया गया, इन जनवरी 1793। तो ये जो स्लाइड है इस पे डेट्स काफी सारी हैं, ये इंपॉर्टेंट भी हैं, इनको थोड़ा सा आपको याद रखना है, रट्टा मारना होगा, समझना होगा साथ साथ कहीं कहीं मेमोराइज भी करना पड़ता है। सो लिबर्टी देखते हैं हम, एक वॉच वर्ड, एक सेंट्रल वर्ड है, जस्ट एज द लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन में आता है, तो लिबर्टी ऑफ द नेशन हमें अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में नजर आती है, तो लिबर्टी ऑफ द पोएट हमें रोमांटिक नजर आती है। और इससे हम रोमांटिक रिवाइवल कहते हैं। रोमांटिक रिवाइवल इस वजह से कि फ्रेंच जो है जो एलिजाबेथन टाइम है उसको फर्स्ट रोमांटिक टाइम हम कह सकते हैं, तो ये रोमांटिक रिवाइवल है उस नजरिए से देखा जाए, क्योंकि इनके राइटर जो हैं वो एलिजाबेथन राइटर्स को फॉलो करते हैं, जो शेक्सपियर, स्पेंसर है। तो हम देखते हैं उसके अलावा कुछ वर्ड ऑथर्स के साथ स्पेशल कोई वर्ड्स और टर्मिनोलॉजी भी अटैच है, जैसे कि नेचुरलिज्म जो है वो किसके साथ है, वो वर्ड्सवर्थ के साथ आपने रखनी है। सुपर नेचुरलिज्म जो है कॉलेज के साथ है। इस तरह स्टडी ऑफ जो मिथोलॉजी है वो रॉबर्ट साउथी के साथ है। फर्स्ट रोमांटिक जनरेशन और सेकंड रोमांटिक जनरेशन में भी ग्रुप बनाया गया है, और वाल्टर स्कॉट जो है, तो ये शायद पिछली स्लाइड में होना चाहिए था। वाल्टर स्कॉट का जो वर्ड वॉच वर्ड है जो इसके साथ एसोसिएटेड है वो है लव फॉर द पास्ट, ठीक है, जैसे साउथी के साथ है लव फॉर मिथोलॉजी। तो वर्ड्सवर्थ कॉलेज साउथी एंड स्कॉट को मिलाया तो ये फर्स्ट जनरेशन बनती है, और ये शुरू में बहुत इंस्पायर थे फ्रेंच रेवोल्यूशन से, बट लेटर ऑन इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान लड़ाई जो होती है और नेपोलियन का जो है वो आ जाना है, तो उससे ये काफी मायूस होते हैं, और फिर ये
इन्होंने अपना सब्जेक्ट मैटर जो चेंज कर लेते हैं टुवर्ड्स मिस्टिसिज्म, ग्लोरी ऑफ द पास्ट, लव ऑफ द नेचुरल फिनोमेनन और नोबल सिंपलिसिटी की तरफ चले जाते हैं। सेकंड जनरेशन जो है, लेकिन वो जो है पसंद करती है फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियल्स को, उनको खुलेआम लेके चलती है, जिससे सोशल कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है इन आपस के दरमियान और सोसाइटी के बाकी इंटेलिजेंसिया के दरमियान, तो इनकी जिसकी वजह से हम देखते हैं कि कुछ लोगों को कंट्री तक छोड़नी पड़ती है। और सेकंड जो ग्रुप है वो हम उसका नाम भी लेना चाहिए हमें, वो बायरन शैली की ले हैंड और हैजलेट को हम यंग ग्रुप कहते हैं। इनका रिवोल्ट अगेंस्ट सोसाइटी भी हमें नजर आता है। और उसके बाद हमने देखा कि प्रोज और नॉवल की क्या सिचुएशन फिर रोमांटिक एज में, तो वो भी हमने देखा कि वर्ड्सवर्थ, कॉलेज, शैली, लैम, हैजलेट, ले एंड डिकन्सी ने प्रोज प्रोवाइड किया है। और नॉवेल्स में एन रेडक्लिफ हैं, और उसके अलावा भी हम कुछ नॉवेलिस्ट देखेंगे, जेन ऑस्टन भी हैं हमारे पास, वॉल्टर स्कॉट भी हैं, और इन्होंने किस तरह से न्यू जो है वो टाइप ऑफ जॉनरा इंट्रोड्यूस करवाया है नॉवल में, प्रोज में और पोएट्री के अंदर। दिस इज द एंड ऑफ lecture.